तो सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे की चुनौती का सामना करना पड़ता है और ये तो इसका फैसला जनता ने करना है। जनता किसके बारे में कितना आशीर्वाद देती है, ये फैसला जनता का। देखो, कंपटीशन तो जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स को आप पूछेंगे तो सभी ये कहेंगे कि हमारी जीत होगी। अगर दो परिवार अलग होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो नेचुरली वो तो पावर डबल होगी, तो उसमें ताकत तो बढ़ती ही बढ़ती है, चाहे वो पॉलिटिकल परिवार हो, चाहे वो सामाजिक हिसाब से हो। तो ये तो हर एक कहता है भाई मेरे साथ तो कर्मचारी भी हैं, मेरे साथ तो किसान भी हैं, मेरे साथ तो मजदूर आदमी भी हैं। तो ये तो फैसला जनता ने करना है, कौन किसके साथ है ये तो समय बताएगा। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी भी चल रही है। और अगर सिरसा की बात करें तो चौटालाओं का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी है रमेश खटक जी। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। कैंपेनिंग का दौर चल रहा है, बहुत कम समय है, किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके लोगों के अंदर भेजने का काम किया। और जैसे ही मैं लोगों के बीच में टिकट लेकर के गया तो मुझे लोगों का अपार प्यार मिला और सभी ने मुझे विश्वास दिलाया कि अब की बार हम आपको बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। 1991 से लेकर 2005 तक आप 3 बार विधायक रहे। ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉलिटिक्स में पहली बार आए हैं, बट लोकसभा आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं। अपने आप में कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआत करी, चौटालाओं का गढ़ है ये, तो ऐसे में एक साख बचानी एक परिवार में, हालांकि पार्टीज अलग अलग हो चुकी हैं, अपनी जिम्मेदारी आप कैसे सेट कर रहे हैं कि क्या आपको अचीव करना और कैसे अचीव करना है? मैम, कोई भी पार्टी हो तो सभी का कंपटीशन तो होता ही होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या जननायक जनता पार्टी या और भी दूसरी पार्टियां हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे की चुनौती का सामना करना पड़ता है और आज भी वही चुनौतियां हमारे सामने और ये तो इसका फैसला जनता ने करना है। जनता किसके बारे में कितना आशीर्वाद देती है, ये फैसला जनता का। आप किसे कंपटीशन मान रहे हैं? क्योंकि फील्ड में जा रहे होंगे, एक समीकरण एक नेता अपने आप बनाना शुरू कर देता है कि उसके पक्ष में हवा चल रही है या नहीं चल रही। जी हाँ मैम, देखो, कंपटीशन तो जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स को आप पूछेंगे तो सभी ये कहेंगे कि हमारी जीत होगी। लेकिन फील्ड में जाने के बाद पता लगता है, और जैसे ही मैं फील्ड में उतरा हूँ, फील्ड में गया हूँ, तो लोगों ने मेरे को कहा कि इससे आपसे पहले यहाँ से डॉक्टर अशोक तंवर जी को हमने बनाया 10 साल पहले और बहन शैलजा जी को भी हमने 2 बार 91 में 96 में MP बना करके भेजने का काम किया है और अब आप नए चेहरा आए हो तो ये फैसला तो अब जनता ने करना है। तो जनता ये चाहती है कि भाई हमने, क्योंकि उन लोगों ने कभी दुख सुख में बनने के बाद कभी लोगों की पूछताछ नहीं की, लोगों के बीच में नहीं गए वो, तो अब वो ये कहते हैं कि भाई आप नया चेहरा आए हो और हम आपको अपना आशीर्वाद देंगे। 10 सालों में सिरसा लोकसभा क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? भाजपा की डबल इंजन सरकार में आपको कहीं विकास दिखा? क्या कमियां नजर आई या क्या आपको लगा कि उनके सत्ता में आने से कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपको नजर आई? जी मैम, देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज जो भी जिसके पास था, जैसे हमारे नेताजी के पास PWD का है और पंचायत का भी रहा है उस टाइम के लिए, तो हमारे नेता ने युवाओं को भी रोजगार के हिसाब से 75% के हिसाब से उन्होंने जो आश्वासन दिया और बाकायदा उन्होंने कहा कि भाई 75% हम लागू करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से वो बीच में उसमें रुकावट आ गई और रोड्स का है तो डेवलपमेंट का काम स्टेट का काफ़ी किया है। तो हमारे नेता हमेशा ही वो पॉजिटिव रहे हैं और किसानों के बारे में उन्होंने खूब मेहनत की है और MSP को लेकर के जब भी फसल नज़दीक आती थी तो
तो हमारे नेता हर दूसरे तीसरे दिन उसको फारिग कर देते थे और किसानों की जेब में पैसे वो जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। खट्टर साहब, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? बकायदा आप कह रहे हैं कि एमएसपी, अगर हम पंजाब से इसको कंपेयर करें, हरियाणा में ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी जाती है। प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपने देखा होगा कि अभी भी शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। आरोप हरियाणा सरकार पर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और प्रत्याशी, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो या जजपा के प्रत्याशी हो, गांव में उनका बॉयकॉट हो रहा है। क्या कमियां आपको लग रहा है कि आप उन तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? बार बार एक चीज को कहे आप लोग जरूर रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ किया है, क्यों वो बात किसानों तक नहीं जा रही? और विरोध आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? मैम, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं। हर एक किसान ये चाहता है कि भाई कम से कम हमारा लागत का तो पैसा मिले, और उसमें किसानों को खामियां दिखाई दी कि भी हमारे को पूर्ण रूप से जो भी हमारी लागत है वो पूरी तरह से पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर के वो उनका हक अधिकार है, वो अपनी डिमांड करेंगे। किसान चाहे वो कहीं का भी किसान क्यों ना हो। तो इसलिए, और हमारे नेता ने तो हमेशा ही किसानों की आवाज को बार बार उठाने का काम किया। उन्होंने कहा भी है कि हम इसके बारे में मोदी साहब से भी बात करेंगे और किसानों के हक की बात जो भी होगी हम उनके सामने रखेंगे। जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप जवाब देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जब आपसे किसान जवाब हाँ, देते हैं। उसमें बाकायदा जो भी किसान अपनी बात करते हैं तो उनकी बहुत सी जायज मांगे हैं, तो वो हमने उनकी माननी पड़ती है। और बहुत सी ऐसी डिमांड्स है जो पूरी नहीं हुई हैं, तो जो नहीं हुए तो हमने उनको समझाने की कोशिश की है। वो हमारे ही आदमी है पार्टी के। अगर कोई भी साथी है, चाहे वो किसान है, और उम्मीद करेगा और उम्मीद के हिसाब से अगर वो पूर्ण काम नहीं होगा तो नेचुरल है वो उनको महसूस भी होगा, और अगर उनका काम नहीं होगा तो वो थोड़ा बहुत महसूस करके तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है। लेकिन हम उसको ठीक करने लग रहे हैं, जैसे जैसे फील्ड में जाने लग रहे हैं। अच्छा, तंवर साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो किसान के भेष में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सहमत है इस बयान से? नहीं मैम, ऐसा इसमें तो जो किसान हैं वो किसानों ने अपना मन बना लिया कि भाई हम है ना किसी के बारे में, कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्टी का अगर कोई फील्ड में आता है तो हम किसानों के रूप में हम बदनाम नहीं होना चाहते। लेकिन है बहुत से ऐसे कि वो फील्ड में जाने के बाद बदनामी के हिसाब से वो आगे कुछ भी अपना प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें वो जो हाई कमांड है किसानों का, तो वो कहते हैं बाकायदा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दे रखा कि भाई किसी भी पार्टी को कोई कैंडिडेट का घेराव करें। अच्छा, खुद से कर रहे हैं? हाँ, वो अपने हिसाब से करें। अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि भाजपा को और जेजेपी का गठबंधन टूटा, 4.5 साल तक सरकार में रहे, क्या भाजपा के साथ गठबंधन का खामियाजा भुगत रही है जेजेपी? नहीं, देखो वो तो हमेशा ही हमारा तालमेल रहा। चौधरी देवीलाल के समय में भी भारतीय जनता पार्टी का और हमारी पार्टी का तालमेल रहा है, और अब भी ऐसा ही हुआ है। तो दोनों पार्टियों का तालमेल रहा है, और वो तो मन मिले की बात है। अब 4.5 साल निकाल दिए। 4.5 साल में जो भी हमारे नेता डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला से हुआ वो उन्होंने किया है। हर वर्ग का काम करने की कोशिश की है, और ये तो चलो आपस का तालमेल है। अगर दो पार्टी आपस में नहीं रहना चाहती तो वो, क्योंकि वो नेशनलाइज पार्टी है, हमारी स्टेट पार्टी है, तो इसलिए हम तो बल्कि शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले हमारे को आगाह कर दिया और हमारे को फील्ड में जाने का मौका मिल गया। और जैसे ही फील्ड में गए हैं तो हमारे वर्कर्स के हौसले बुलंद है, और जिसका आज लोकसभा में उदाहरण भी मिलने लग रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी, हमारे नेता ने वो अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया, जिनमें से मैं भी एक हूँ। आप लंबे समय से चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़े हैं। आपने कहा कि आपके जो पिताजी थे वो पूजा करते थे चौधरी देवीलाल की। आज उनके ही परिवार के बच्चे अलग अलग पार्टीज में हैं। अगर एक हो जाते हैं सारे, आपको लगता है कि हरियाणा में एक स्ट्रांग मजबूत पार्टी और स्ट्रांग मजबूत जो है एक अगुवाई करने वाले नेता उभर कर सामने आए? मैम देखो, ये तो मेरे नेताओं के परिवार की बात है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। और अगर दो परिवार अलग होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो नेचुरली वो तो पावर डबल होगी।
तो उसमें ताकत तो बढ़ती ही बढ़ती है, चाहे वो पॉलिटिकल परिवार हो, चाहे वो सामाजिक हिसाब से हो। तो अलग होने से तो उसकी ताकत कमजोर होती है, और इकट्ठा रहते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है। कंपटीशन किसे मान रहे हैं यहाँ पर अभी चुनावों में? मैंने बताया, क्योंकि मैं जैसे ही फील्ड में गया हूँ तो लोगों ने मेरे को कहा कि हमने तंवर जी को बना करके देख लिया और बहन शैलजा जी को भी बना करके, कंपटीशन नहीं मान रहे? तो इसलिए ये तो है ना, फैसला लोगों ने करना है। कैंपेनिंग का समय सुबह कितने बजे निकलते हैं घर से और रात को कितने बजे तक वापस आते हैं? मैं सुबह 5:30 बजे निकल जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर जो भी पार्कों में है, स्टेडियम्स के अंदर जो लोग आते हैं, तो सवेरे हमारी उनके साथ हेलो हाय होती है, गुड मॉर्निंग होती है, और सबसे चर्चा भी होती है। तो मैं 1.5-2 घंटा लगातार लोगों से संपर्क करता हूँ। जहाँ भी जिस जगह भी जाता हूँ तो तालमेल उनका बहुत अच्छा होता है सवेरे सवेरे, और फिर उसके बाद मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। जिस भी कंस्टिट्यूंसी का प्रोग्राम होता है तो उस कंस्टिट्यूंसी में चला जाता हूँ। रात को कितना समय हो जाता है सर घर आते आते? मैं घर आते आते, क्योंकि इसमें टाइम का तो कोई पाबंदी होती ही नहीं है जी, तो इसमें तो 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज सकते हैं, तो टाइम का इसमें कोई हिसाब ही नहीं होता। खाने का किस तरह से आप करते हैं, क्योंकि गर्मियों का समय है, अपने आप को एनर्जेटिक भी रखना है, लोगों की जनसभाओं में भी जाना है, तो किस तरह से आपका पूरे दिन की अगर हम बात करें डाइट प्लान रहता है? क्या घर से खाना पैक होके जाता है कि आज ये खाइएगा? नहीं मैम, उसमें सवेरे जैसा भी नाश्ता होता है तो सवेरे अपना घर से नाश्ता लेकर के चलते हैं, और जहाँ भी जिस गांव में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हर जगह पर चाय पानी, गरम ठंडा सारा सब आगे से आगे मिलता है। हमारे वर्कर्स साथी सभी वो करते हैं इस चीज़ का। आपने कहा कि आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हाय हेलो करते हैं, आपके साथ में ही रंजीत चौटाला जी की कोठी है, हिसार से भाजपा के प्रत्याशी है, उनसे भी हाय हेलो हो जाती है? नहीं, वो मेरे आदरणीय हैं। चलिए रणजीत क्या, अगर चाहे कांग्रेस के भी हमारे दूसरे कैंडिडेट्स मिलेंगे, वो तो उस परिवार से है, तो मेरे आदरणीय हैं, परम पूजनीय हैं। और अगर कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के भी अगर हमारे साथी मिलेंगे तो हेलो आए तो उनसे सभी से होती है। भाजपा का 400 नार का पारा होगा, जो नारा दिया है वो पार होगा? हाँ मैम, वो 400 पार का तो हरियाणा में 75 पार का वो किया था, वैसा ही होगा। मैंने एक चीज नोट कर रही हूँ, आप बहुत सेफ साइड से जवाब दे रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहे हैं, कोई खास कारण? नहीं मैम, मैं कंट्रोवर्सी में तब पढ़ूँ ना अगर कोई मैं फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले भी मेरे इस परिवार ने, चौधरी साहब के परिवार ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे बड़ौदा से कैंडिडेट के रूप में भेजने का काम किया, और 3 बार मैंने वहाँ से इलेक्शन फाइट किया, और तीनों बार वहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजने का काम किया। और जो भी 36 कौम का काम आया गरीब किसान का, तो वो आवाज उठाने का काम मैंने किया। तो उसी बेस पर लेकर के, उसी आधार पर लेकर के आज मैं लोकसभा की तैयारी में हूँ, तो इसलिए एजिटेशन किस बात की। आपके सामने कैंडिडेट हैं अशोक तंवर और कुमारी शैलजा जी का आपने जिक्र किया है। इनेलो के संदीप लोट जी हैं, रिजाइन करके आए हैं अभी एसटीओ की पोस्ट से, और कहते हैं कि मेरे यहाँ रिश्तेदारी बहुत है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ज्यादा। नहीं मैम, देखो ये तो हर एक कहता है भाई, मेरे साथ तो कर्मचारी भी हैं, मेरे साथ तो किसान भी हैं, मेरे साथ तो मजदूर आदमी भी हैं, तो ये तो फैसला जनता ने करना है कौन किसके साथ है। तो इसलिए ये पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कौन किसके साथ है, ये तो समय बताएगा। आप जनता के पास कौन से मुद्दे लेके जा रहे हो? क्या अपना रोड मैप दिखा रहे हो कि जनता आपको वोट क्यों करे? जी, जनता को जो जैसे यहाँ अपने लोकसभा का जो भी वर्क हुआ है पिछला, और जहाँ खामी रही है, तो मैं वो लोगों के बीच में जाने लग रहा हूँ, और लोगों में जाने के बाद उनसे कंफर्म करता हूँ भाई आप लोगों का पिछली बार क्या काम हुआ है और क्या बकाया है। तो लोग मुझे बताते हैं कहीं पानी की वो तंगी है, कहीं कोई नाला है, कोई तालाब है, कोई डेवलपमेंट का या गली का है, कोई गांव का। तो इस टाइप के जो भी काम बताते हैं वो सारे मैं नोट कर लेता हूँ, और लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आप लोग एक बार मुझे वो बनाओ एमपी, और एमपी बनाने के बाद आप लोगों के जो अधूरे काम हैं तो उनको पूरा कराने का काम मैं करूँगा। मुद्दा सामने नहीं आया सर? सुनने में बहुत आता है कि सिरसा में भी नशा, क्योंकि पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है। जी मैम, आया है ये, तो इसमें भी अब कोशिश करेंगे जितना भी जो भी है, क्योंकि ये पहले से ही चला हुआ है, तो कोई ये तो है नहीं है कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसा दस्तूर है, तो नशे का पहले से ही मुद्दा है। तो इसमें आने वाले समय में
आप लोगों के हिसाब से परमात्मा मुझे बनाएगा, तो बनाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि भी जितना भी नशा डाउन कम किया जाए, हमारे युवाओं को इस साइड से जितना भी उनको हटाया जाएगा है जी, तो उनको हम दूर करने का काम करेंगे, उनको अच्छे अच्छे कामों पर उनको लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब, आपने अपने कीमती समय में से, कैंपेनिंग के टाइम में से हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रमेश खटक जी, जिन्होंने बताया कि आखिर कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वहीं कहा कि नशे का मुद्दा है, अगर सिरसा की जनता उन्हें चुनती है तो जरूर इस मुद्दे को किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। वहीं सवालों से कहा कि जवाब बहुत सेफ साइड पर इन्होंने दिया। अब देखना यह है कि सिरसा की जनता आखिर किसे अपना लोकसभा का सांसद बनाती है, जो उनकी आवाज संसद तक पहुंचा सके। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।